नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय धर्म में पूरा देश आज कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने 5 जिलों में लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन पर रोक लगा दी है, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। लेकिन हालात इस कदर तक खराब हो चुके हैं कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है। जगह मिल गई तो फिर बेड नहीं मिलेगा, बेड मिल गया तो इलाज नहीं मिलेगा, और इलाज नहीं मिलने से मर गए तो इज्जत से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 29,754 संक्रमित सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना से 163 लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इन आंकड़ों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लगातार हर रोज औसतन सिर्फ लखनऊ में 200 से ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह उठने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए और सरकार को पता तक नहीं लगा, इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्यों आखिरकार सरकार दूसरी लहर के लिए 1 साल तक समय मिलने के बावजूद भी सबक नहीं सीख पाई, तैयारी नहीं कर पाई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का निर्णय कि जीवन और आजीविका दोनों का एक संतुलन होना चाहिए, उस संतुलन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। हम उसी दिशा में कर रहे हैं, अन्य कार्य करते जा रहे हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जैसे महाराष्ट्र में इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, कोई केसेस कम नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे दिल्ली ने भी कल लॉकडाउन लगाया और उसमें अफरा तफरी में जो प्रवासी हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के, उनकी जो हालत थी कल हमने वो भी देखा है। और महाराष्ट्र जैसे वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने पहले भी प्रवासियों का ध्यान दिया है, उस प्रकार से इस दफ़े भी रखी है और व्यवस्था हमने उसकी तैयार कर ली है। ढांचा पूरा तैयार है, वैसे कराएंगे। लेकिन जब लॉकडाउन लगाते हैं तो अपनी विफलताओं के बारे में भी सोचें कि ये क्यों लगाया, आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी। हम वो संतुलन बना के चल रहे हैं, क्योंकि जो गरीब होता है उसको जो उसकी आजीविका या दिनचर्या में उसकी रोटी रोजी होती है, वो जब नहीं कमा पाएगा तो वहां पे भी बड़ी समस्या आएगी। तो इसके बारे में भी हर सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार और इतवार दोनों दिन बंद रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा, और उसके लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश यह भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1,000 और 10,000 की जाए, उसका आदेश भी राज्य सरकार। तो तस्वीर लगातार सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की, और हालात भी जो लगातार जिस तरीके से बिगड़ रही है उस पर सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन हालात किस तरीके से बिगड़ रहे हैं, उन आंकड़ों को भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़े हम दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि लगातार किस तरीके की स्थिति है। लेकिन उसके बीच में उत्तर प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। बिना मास्क के निकलने तो 1,000 रुपए का जुर्माना होगा, यानी कि चालान किया जाएगा। इसके साथ ही गलती दोबारा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और इस तरह की तस्वीरें अब सामने भी आ चुकी हैं, जहां पर 10,000 रुपए के चालान किए गए हैं। लेकिन साथ में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। वहां पर आपको बता दें कि 500 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकते हैं तो। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार नए आंकड़े क्या हैं। तो 24 घंटे में नए केस की अगर हम बात करें तो 29,754 है। लेकिन साथ में अगर मौतों के सिलसिले की हम बात करें तो 24 घंटे में 163 लोगों की मौत हुई है। लेकिन बात अगर यह करें कि बीते 24 घंटे के अंदर आखिरकार उत्तर प्रदेश में कितने लोग ठीक हुए हैं, तो आपको बता दें कि 14,391 लोग बीते 24 घंटे में कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। लेकिन वहीं अब तक संक्रमित कितने हुए, आपको बता दें कि 9,09,405 लोग अब तक कोरोना की चपेट में उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। और साथ में अब तक जो लोग ठीक हुए हैं 6,75,000
702 लोग हैं जो अब तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये कि अब तक आखिरकार मौत कितनी हो चुकी है, तो 10,159 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 2,23,544 लोग अभी भी अस्पतालों में हैं या फिर अपने घरों पर इलाज उनका चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ग्राफ को अगर हम नजर डालते हैं तो आपको बताएं कि 20 अप्रैल यानी कि आज के जो आंकड़े हैं 29,754 और जो लोग ठीक हुए हैं 14,391 और जिनकी मौत हुई 163 लोग हैं। लेकिन साथ में 19 अप्रैल के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं तो 28,211। लेकिन अब इस यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ा लगातार जो है हर रोज की तरह बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन 18 तारीख की हम बात करें तो 30,500 कुछ आंकड़े थे जिनमें कमी आई थी। लेकिन साथ में 4 जिले जिनकी हालत लगातार गंभीर है। नए केस हम बात करें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर में तो लखनऊ में 5,000 से ज्यादा मामले। लेकिन साथ में प्रियंका गांधी का वो पत्र भी, उसका जिक्र भी किया करना जरूरी है जिसमें लगातार उन्होंने मांग की है कि जिस तरह की असुविधाएं हो रही हैं अस्पतालों के अंदर उनको लेकर कदम योगी सरकार उठाए। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो अस्पतालों में मरीज भर्ती होना चाहते हैं उन्हें भर्ती होने के लिए सीएमओ के पत्र की जरूरत है, यानी कि रेफरल पत्र की जरूरत है। उसको हटाने की जो मांग प्रियंका गांधी के द्वारा की गई और साथ में तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उसको लेकर कदम उठाने की बात कही। अब लॉकडाउन आखिरकार क्यों नहीं लगा, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लोगों की आजीविका खराब ना हो, उन लोगों का भी ध्यान रखना हमारा ही काम है। साथ में और तमाम जो देश के और प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जीविका की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम लॉकडाउन के कारण किसी के भी सामने आजीविका का संकट पैदा करना नहीं चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में जिस तरह के हालात हैं उनके आधार पर हमने कोरोना कर्फ्यू को पूरी सख्ती के साथ लागू करने का फैसला किया है। सभी से ये भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि जितने भी लोग प्रदेशवासी हैं उन तमाम लोगों से उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो सभी लोग आभार उनका, उन्होंने कहा है कि वो लोग भी सहयोग करें, ऐसी उन्हें उम्मीद है। लेकिन सहयोग वो करें उससे पहले सवाल ये उठने लगे हैं कि लोग सहयोग तो तब करेंगे जब उन्हें इलाज मिल पाएगा, उन्हें सही तरीके से उन्हें भर्ती किया जाएगा, ऑक्सीजन उनके पास पहुंचेगी। और उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हालत को लेकर ही इसको चर्चा करेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा हैं बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। मनोज यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेमचंद जी मेरा सवाल आप ही से होगा कि आज उत्तर प्रदेश में जो हालात इतने गंभीर बने हैं इसके लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? देखिए, ये जो कोरोना की दूसरी लहर है ये तेजी से फैल रहा है और ये कोरोना का जो स्वरूप है हम सभी जानते हैं। इसने अपना स्वरूप चेंज किया और उसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा फैल रहा है। तो इसमें हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं तो वो सही नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है बहुत सारे प्रदेशों से बहुत ज्यादा अच्छी है। आप महाराष्ट्र को देखिए, दिल्ली को देखिए, आप और प्रदेशों को देखिए जहाँ पे बहुत बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी स्थिति वहां पे बेटर है। उत्तर प्रदेश के साथ समस्या सिर्फ ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए उनको इलाज प्रोवाइड करना है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो माइग्रेंट वर्कर महाराष्ट्र में काम करते थे, दिल्ली में काम करते थे, दूसरे शहरों में काम करते थे, वो लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में वापस आ रहे हैं। तो उनको भी संभालना है, उनको भी खाना भी देना है और उनका इलाज भी करना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 साल में एसपी बीएसपी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जो बर्बाद कर दिया था, जो हेल्थ सेक्टर बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसको रिवाइव किया है, उसको स्ट्रॉन्ग किया है और इस लाइक बना दिया। आज हर जिले में आपको टेस्टिंग लैब मिलेंगी, हर जिला अस्पताल आज इतना इक्विप्ड है कि वो लोगों को कोविड के अगेंस्ट ट्रीट भी कर पा रहा है। वहां पे बेडों को बढ़ाया गया है, वहां पे इलाज चल रहा है और आप देखेंगे हर जगह, हर गांव तक वैक्सीनेशन हो रही है। हर गांव में आप अगर पूछोगे तो सबको प्रचुर मात्रा में अगर एलिजिबल है तो वहां पे जो सरकारी नियरेस्ट जो उनका टाउन है या नियरेस्ट जहाँ पे अस्पताल है वहां पे प्रचुर मात्रा में वैक्सीनेशन चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, मेरे को ऐसा लगता है देश में बहुत अच्छे तरीके से आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, हालांकि कांग्रेस के साथी हमारे साथ नहीं है, उनसे जवाब लेते, लेकिन महाराष्ट्र ने कदम उठाए सर, लॉकडाउन किया, आप करेंगे? वहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है। देखिए, लॉकडाउन कब किया? जब स्थिति 50,000 से ज्यादा केसेस चले गए, स्थिति बद से बदतर हो गई, उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में कितने केस हैं? लखनऊ की हम खास तौर से हम बात करें, वहां के हालात कैसे हैं? अभी देखिए 5,000 से ज्यादा केसेस आज जो मेरी जानकारी है लखनऊ में थे और 3,500 से ज्यादा लोग वहां पर रिकवर किए हैं। मुंबई जैसी हालात नहीं है।
लखनऊ भी एक शहर है, मुंबई भी एक शहर है। महाराष्ट्र में स्थिति तब कंट्रोल में की गई जब वहां पे उनके हाथ से निकल गई। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं, लॉकडाउन चलिए से ठीक। लोगों को फोर्स किया गया कि आप घर पे रहो और उनकी टेस्टिंग रोक दी गई। महाराष्ट्र में अगर यदि प्रॉपर टेस्टिंग हो तो आज वहां पे यूपी से 4 से 5 गुना ज्यादा केस आएंगे, और यूपी की वहां से जो जनसंख्या देखी, सर यूपी की टेस्टिंग जनसंख्या को वहां लेकर से भी 5 सवाल बार उठ रहे हैं, टेस्टिंग ज्यादा को होगी। लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल और भी आंकड़ों को लेकर उठ रहे हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मनोज यादव जी, आप खुद मौजूद हैं लखनऊ में इस वक्त, उत्तर प्रदेश के लिए लगातार आप मैदान में रहे हैं, लगातार लोगों से जुड़ते रहे। उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है, खासतौर से लखनऊ की स्थिति कैसी है, प्रदेश की राजधानी की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए चौधरी साहब, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा और मैं राजनीति नहीं करूंगा इस मुद्दे पर। अगर हिंदुस्तान में आज की डेट में सबसे बुरी स्थिति किसी शहर की है तो वो है लखनऊ। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं 24 घंटे इसी लखनऊ में रहता हूँ जी। जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनके साथ जो स्थिति है, मेरे पास फोन नहीं आ रहे, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मेरे पास फोन करते हैं, यकीनन कोई दवाई के लिए, कोई इंजेक्शन के लिए मेरे पास फोन करता है। बिल्कुल। कोई व्यवस्था नहीं है लखनऊ में। जिस तरह मरीज हैं, रोज आना 6,000, 7,000, 6,500 मरीज रोज आ रहे हैं। क्या व्यवस्था सरकार उसी तरह कर रही है क्या? आप बता दीजिए, अगर बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कह दे। ये विषय राजनीति करने का नहीं है, ये विषय ये कहने का नहीं है कि पूर्व की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। तो हम गिनाने लगेंगे जितने भी अस्पताल में आज इलाज चल रहा है लखनऊ के, या तो कांग्रेस की देन है या तो समाजवादी पार्टी की देन है। तीसरी किसी पार्टी ने एक अस्पताल नहीं बनवाया लखनऊ। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक भी अस्पताल किसी पार्टी ने नहीं बनवाया। ये मैं कसम ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, हम इसकी राजनीति, ये दो कौड़ी की और दुय्यम दर्जे की राजनीति नहीं करेंगे। हमारी जनता, हमारा देश का नागरिक मर रहा है, वो किसी दवाई के लिए मर रहा है, किसी इंजेक्शन के लिए मर रहा है, वो छोड़ो, जो ईश्वर ने ऑक्सीजन दी है उस ऑक्सीजन के लिए मर रहा है। हम अनुरोध करेंगे सरकार से, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सरकार, मैं इसको अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, आप मरने वालों का आंकड़ा कम कर दीजिए। आप लोगों को बेड मुहैया कराइए, आप लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए, आप लोगों के लिए जितने भी व्यवस्था ऑक्सीजन से लेके और जो भी यंत्र तंत्र लगना है उसकी व्यवस्था कराइए। हम आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, हम आपको सलूट करेंगे। लेकिन ये दुय्यम दर्जे की राजनीति, ये प्रदेश खराब है, ये अच्छा है, आप बिल्कुल दुय्यम दर्जे की और दो कौड़ी की बात करने वाले पार्टी आज की डेट में साबित हो गए। क्योंकि जब कोई मर रहा होता है, जब हमारी जनता मर रही होती है, तो हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, हम उनको बचाने के लिए व्यवस्था करते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो निश्चित तौर पे इस तरह की बात ना करो जो जनता सुन के उसके अंदर आक्रोश पैदा हो। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है मनोज यादव जी, लेकिन खेमचंद शर्मा जी की इस बात से आपको इत्तेफाक रखना होगा कि जिस तरीके से आज हालात बिगड़े हैं, पूर्व की सरकारों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि हम इतने कमजोर थे, हमारी नींव इतनी कमजोर रखी कि जब इस तरह की विपदा आ गई तो हमें टेंट लगाकर यह कहना पड़ रहा है कि हमने अतिरिक्त बेड लगा दिए, नए ऑक्सीजन प्लांट हमें लगाने पड़ रहे हैं, तब जाकर हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित जी बहुत विनम्र निवेदन के साथ कहूंगा, समाजवादी पार्टी ने 11 हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर बनवाए, 11, वो प्राइवेट सेक्टर से लेके और सरकारी अस्पताल। 12 अस्पताल के नाम भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं, मैं उनकी गुलामी करूंगा पूरी जिंदगी। इस लखनऊ के अंदर अगर 12 अस्पताल जो समाजवादी पार्टी के अलावा अगर किसी ने और बनवाया तो उसका नाम बता दीजिए, मैं कह दूंगा। आज जितनी व्यवस्था है किसकी मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के रिज्यूम में बना, उन दोनों सेगमेंट को अगर अपडेट किया गया तो समाजवादियों ने किया। 4 साल में आपने क्या किया? ठीक है, आप बताइए ना कि कितने बेड का अस्पताल आपने बनाया। ठीक, लेकिन ये समय ये नहीं है। आप ये बताइए, लॉकडाउन आप सख्ती के साथ कैसे करेंगे? आप अगर दूसरों की, गरीबों की बीमारी और जीविका के बारे में सोच रहे हैं तो एक दूसरे तरफ की बात भी सोचिए कि लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप उस लखनऊ की बात कर रहे हो जहां पे लकड़ी तक जलाने के लिए नहीं है। और आपको बता दूं, कल मैंने बात की, इंजेक्शन जिसकी कीमत 3,500 रुपए है, उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए का एक इंजेक्शन। सर ज्यादा और ज्यादा बिक रहा है सर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल मनोज यादव जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस पर हम और आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, मैं खेमचंद जी का भी कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। गुरुदेव
मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद जी का मैं रुख करूंगा। मनोज यादव जी, आप लॉकडाउन को लेकर अपनी बात कह रहे थे, उसका भी हम चर्चा करेंगे उसकी विस्तार से। लेकिन खेमचंद जी, तमाम बातें आपने मनोज यादव जी की सुनी, लेकिन साथ में एक सवाल यह भी होगा कि आप पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, सवाल भी उठते हैं, उठने भी चाहिए, लेकिन 1 साल में आपने क्या किया, आपकी क्या तैयारी रही? देखिए, मनोज भाई बहुत ही एग्रेसिवली बात कर रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन 2 कौड़ी का और मैं भगवान की कसम खाता हूं, ये चीजें दिखाते हैं कि आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है और ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि जो उनकी बात में दम ला सके। लेकिन सच्चाई होती है, सच्चाई के लिए चिल्ला के या तेज बोलने की जरूरत नहीं। 2 कौड़ी का ऐसे शब्द, 2 कौड़ी की बात तो आपने की ही ना। अरे भैया, आज लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं और आप उसमें बता रहे हैं कि फूड की सरकार। आपको चुपचाप से सुना था। यादव जी सुन लीजिए, जो खुद जैसा होता है दूसरों का वैसा ही समझता है। नहीं, ठीक है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है खेमचंद जी, ठीक है मनोज जी, ठीक है। नहीं, खेमचंद जी देखिए, सवाल सीधा सा ये कि योगी सरकार 1 साल तक क्या कर रही थी? 1 साल के बाद उन्हें जब आफत हमारी गली में आ पड़ी, तब उनको ये याद आ रहा है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं। सुनिए जी सर, आप सम्मानिए। जी सर, अपनी बात आप बात रखें सर। आपने इंटरप्ट नहीं किया यादव साहब को, मैंने सिर्फ रिमाइंड किया था कि कुछ शब्द आप नेशनल टीवी की डिबेट में ना रखेंगे तो ठीक, क्योंकि आप गलत शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोग आपको वैसा ही समझेंगे। नहीं सर, बोल दिया सर उस चीज आज 1.5 लाख से ज्यादा बेड आपको कोविड बेड आज यूपी में उपलब्ध हैं। यूपी का आप देखिए, वहाँ पे जो मृत्यु दर है बहुत सारी स्टेट से बहुत कम है। आप देखेंगे यूपी में जो हमने सर्वे कराया कोविड से पहले वहाँ या कोविड के दौरान, वहाँ पे 40 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे वहाँ पे वेंटिलेटर नाम की कोई चीजें नहीं होती थी पहले। हमने आज हर डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल को व्यवस्थित किया है, स्टेब्लिश किया है। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में आपको टेस्टिंग लैब मिलेंगी, पूरी तरीके से वहाँ पे टेस्टिंग लैब होंगी, सपोर्ट सिस्टम है। आज हर ब्लॉक तक
हर टाउन तक वैक्सीनेशन सेंटर को स्टेब्लिश किया गया है ताकि तेजी से जो लोग एलिजिबल हैं 43 साल से ऊपर वाले उनको वैक्सीन मिल सके और उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके। और पूरे विश्व में ये सराहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो ठीक है खेमचंद जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं। लगातार बिगड़ते हालातों के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद में देश को संबोधित करेंगे, राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हर रोज की तरह जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब पीएमओ के द्वारा ट्वीट करके जानकारी साझा की गई है और यह कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन देने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार देश में जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि राज्य सरकारें लगातार सख्ती कर रही हैं, बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। छठे दिन भी 2 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आए और इसके साथ ही सख्ती हर जगह बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाई गई, लेकिन बीते रोज के मुकाबले आज फिर से आंकड़े ज्यादा आए हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद में देश के नाम संदेश देने वाले हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। पीएमओ के द्वारा ट्वीट करके यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबोधन में क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या घोषणा करने वाले हैं, पूरे देश की निगाहें इस वक्त इस बात पर जरूर होगी। लेकिन यह जरूर है कि बिगड़ते हालात पर लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में और भी सख्ती हो सकती है। फिर से चर्चा का रुख करेंगे। खेमचंद जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री की भी खबर क्योंकि जरूरी, लेकिन कुछ देर में वो खुद राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। सर, लॉकडाउन को लेकर बात कर रहे थे मनोज यादव जी। आज देश के प्रधानमंत्री और लॉकडाउन लगा देते हैं या इस तरह के कोई कदम उठाते हैं, फिर वो हालात नहीं बनेंगे जो आपने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। जी सर, अपनी बात पूरी करके ये बात भी देखिए, अभी हमारे मित्र ने बोला था कि मैं कसम खाता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई अस्पताल नहीं बना, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, सिर्फ और सिर्फ 12। आज 30 संख्या है और हमारी सरकार के प्रयासों से पीपीपी जो मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल, जिसमें कुछ सरकारी भी है, कुछ उन्होंने लखनऊ की बात की थी। लखनऊ में स्थिति सर कैसी है आप देख रहे हैं सर? अरे सुन लीजिए, मैं आगे भी उन्होंने कहा कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। और रही बात 2 एम्स हमारी सरकार के दौरान, इलाहाबाद की बात, बनारस की बात करूंगा मैं। अब ये बात करते हैं या तो ये मित्र अखबार नहीं पढ़ते हैं, या तो टीवी नहीं देखते हैं, या तो फैक्ट नहीं चेक करते हैं। सबसे ज्यादा आज जो हालत खराब है वो दिल्ली की है या महाराष्ट्र की है। आप लखनऊ को किसी भी तरीके से मनोज यादव जी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन खेमचंद जी एक बात देखिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन बड़ी ईमानदारी से सर एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर एक पड़ोसी राज्य हमारा, वहां पर हालत ज्यादा खराब है, तो हम कैसे कंपेयर खुद को करें? कैसे आप तर्क दे रहे हैं कि वो ज्यादा खराब है, हम ज्यादा बेहतर कंडीशन में? ये कहिए कि हम भी ज्यादा खराब कंडीशन में हैं। सर, आप भी बहुत बुरे हालत में हैं। आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं सर, मौतों पर। लखनऊ में औसतन 200 से ज्यादा चिताएं जल रही है रोज। जी सर, सुनिए भैया, एक भी चिता जलना गलत है। हम एक भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। डीआरडीओ ने भी हॉस्पिटल वहां पे सेटअप किया है। लगातार हमारी सरकार मीटिंग ले रही है। लगातार हमारी सरकार जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करने का काम कर रही है। लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने आप को सुरक्षित करें। लगातार युद्ध स्तर पे काम चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई गलत बयानबाजी करता है तो उसका क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। कोई ये कहता है कि लखनऊ की हालत सबसे ज्यादा खराब है देश में, तो ये महा झूठ है, ये सफेद झूठ है। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज की जो महामारी में वो लोग अफवाह फैला रहे हैं, लोगों में डर फैला रहे हैं, लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। इस गलत जानकारी से किसी का भला नहीं होने वाला, बल्कि लोगों में भय और डर व्याप्त होगा। और भय और डर व्याप्त करना इस माहौल में सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। मैं यादव साहब से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, भैया
अफवाह मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ, सहयोग करो। ये समय सहयोग का है, राजनीति करने का नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे, आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो। आपके नेता जब वैक्सीन आई थी तो कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, लगवाने की जरूरत नहीं है। आपने तब भी अफवाह फैलाई, आज भी अफवाह फैलाने का काम करें। अफवाह छोड़ो, सहयोग के रास्ते पे आओ। आज लोगों को हम सभी के सहयोग की जरूरत है और जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको गर्व होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तेजी से काम किया है वो रिमार्केबल है। और हम ये नहीं कहते कि हम इम्प्रूव नहीं करना चाहिए या हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। हम लगातार अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, अपने सेटअप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल को इम्प्रूव कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि एक भी हमारे यूपी वाले भाई बहन की जान ना जाए, उनको उचित से ज्यादा अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कहाँ मिल रहा है सर? आपने बहुत बड़ी बात कही आपने। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन आपके ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ में आप किसी भी अस्पताल में किसी संक्रमित को बेड दिला सकते हैं। क्यों आखिरकार सीएमओ से लगातार रेफरल लेटर की मांग होती है? क्यों आखिरकार उनकी इजाजत की जरूरत पड़ती है लगातार बिगड़ते हालात के बीच में? क्या कोई आम आदमी सीएमओ की पहुंच तक पहुंच सकता है सर? टीवी पे बोल दूं, हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि सीएमओ से लेटर जारी हो। हमारे यहाँ प्रैक्टिस है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए सुविधा हो। चलिए ठीक, ने भी वहाँ पे टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप किया है। मनोज यादव जी हैं, मनोज यादव जी से जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए। मोदी वैक्सीन की जो बात आपने महत्वपूर्ण कही, मनोज यादव जी जवाब सुन लीजिए सर। मनोज यादव जी अपनी बात करें जी। जो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है वो समाजवादी पार्टी के नहीं है। यहाँ के जो सांसद है मोहनलालगंज के वो समाजवादी पार्टी के नहीं है। तमाम सारे विधायक जो धरने पे बैठ गए पार्टी के खिलाफ, चाहे वो झांसी के हों या तमाम सारे जिलों के, वो समाजवादी पार्टी के नहीं। साहित्यकार बिना गैस और एम्बुलेंस, बिना ऑक्सीजन एम्बुलेंस के मर गए, जिन्होंने लखनऊ की पहचान को इतिहास में बनाया, जिन्होंने कई किताबें लिखी। आईएएस की पत्नी घर पे मर गई, एम्बुलेंस नहीं आई। जेके मिश्रा सर तड़प रहे हैं पूर्व, जेके मिश्रा प्रयागराज का एक बच्चा उनको जानता है सर, वो लोग चले गए, उनको बच्चा जानता है, बिल्कुल उनको इलाज नहीं मिल पाया। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार ये बात कह दे कि हम इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं, इस वजह से इंतजाम नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। अरे ये कह के कॉन्फिडेंस में कहाँ ले पा रहे हैं? आप प्रयास करिए, आप दिखाइए राजराज से। लेकिन सर कॉन्फिडेंस में नहीं लाए तो डराएं। स्थिति है उसके मोदी वैक्सीन बोले, वैक्सीनेशन को आपको नहीं लगता कि इससे झटका लगा होगा? और आज जब देश में प्रदेश में इस तरह के हालात है, सवाल ये पूछे जाएंगे। नहीं, मैं आपसे मोहित जी एक बात कहता हूँ जी। मेरे एक मित्र हैं, उनको उसकी इंजेक्शन की जरूरत है, जो रेमडेसिविर कौन सा इंजेक्शन आ रहा है उसकी जरूरत है जी। क्या मेरे काबिल बीजेपी के सरकार के प्रवक्ता क्या मुझे 2 खुराक उसकी दवाई दिला सकते हैं? क्या इंजेक्शन दिला दे, मैं उस गरीब आदमी को दिला दूं। हम कह रहे हैं वो ब्लैक में दिला दे। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ 15,000 का, 20,000 का, जितने का आप कह दो, हम उसको भेज दे जहाँ कहिए, आप उसकी मदद करा दीजिए, उसकी जान बच जाए। चलिए बहुत बड़ी बात आप मनोज यादव जी कह रहे हैं, मैं शर्मा जी से जवाब लूंगा, लेकिन निजी हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच हमें एक और छोटा सा ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, आप अपनी बात का जवाब तो देंगे ही, साथ में मनोज यादव जी का। निजी जाने की जरूरत नहीं है, कम शब्दों में सर जवाब दें और साथ में हमें फिर लॉकडाउन पर भी आना है। देखिए, अभी हमारे मनोज भाई कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि राजनीति का समय नहीं है और हमने ये कभी नहीं कहा। जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में क्योंकि जो कोविड ने अपना स्वरूप चेंज किया है और उसकी वजह से तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके बराबर हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ फैसिलिटी है, अवेलेबल है नहीं है, ये हम भी मानते हैं। हम ये बोलेंगे कि है तो ये झूठ होगा, लेकिन जो आज हमारी हेल्थ फैसिलिटी है पिछली साल से बार बेटर है। पिछली साल जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी थी हमारी सरकार बनने से 10 गुना बेटर थी। आज जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिमार्केबल है और कंपेयर करोगे आप दूसरी जो अमीर स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा अमीर स्टेट हैं, उनसे ज्यादा हमारी स्थिति अच्छी है और हम लगातार उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। चाहे वो बेड को इंक्रीज करना हो, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धि करवाना हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो। अभी जो मित्र ऑन एयर कह रहे थे कि इनके मित्र को दवाई की जरूरत है, अरे भैया हमारी सरकार ने तो उसको आधी कीमत पे कराया। परसों आपने शायद न्यूज नहीं पढ़ी है, सर कहने से हो गई जाने की जरूरत नहीं है। और 90,000 80,000 में ब्लैक में बेची जा रही है सर। अस्पताल में मिलेगी 80,000 90,000 में। ले लीजिए, हमारे रिपोर्टर कहता हूँ लगातार सर संपर्क बने हुए ऐसे लोगों से, कोशिश कर रहे हैं समझने की उन लोगों से कि आखिरकार किस तरीके से ब्लैक मार्केट में चल रहा है। 80,000 प्रयागराज में। सर मेरे को इम्पोर्टेंट एक मैसेज देना है, प्लीज मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन जो है वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे क्रिटिकल केसेज में ही देना रिकमेंडेड है। घर पे बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की, उन पे छापामारी की जा रही है, उनसे स्टॉक को लिया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में रेयर टू रेयर केसेस में देना है। इसको सभी को देना रिकमेंडेड नहीं है। WHO ने भी बोला है, डॉक्टर्स ने भी बोला है। इसके पीछे दौड़ना लोग बंद करें। सिर्फ और सिर्फ जो क्रिटिकल केसेज है डॉक्टर का रिकमेंड कर रहा है, वहां हॉस्पिटल्स में ये पूरा मेक श्योर किया गया है कि आपको ये दवाई इंजेक्शन उपलब्ध हो। ओपन मार्केट से इसको इसीलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वहां पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ऑक्सीजन क्या अपना इंतजाम करके रखें। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्रिटिकल होता है तो वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेटर के जो बेड हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आप जानकारी इकट्ठी करके रखें। अगर आपको मेरे से कोई मदद चाहिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से मदद चाहिए, हम अवेलेबल हैं। आप मेरे ट्वीट पे ट्वीट कर सकते हो, मेरा हैंडल है शर्मा खेमचंद। मैं 24 आवर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सहायता मिले। और हमारे जिन लोगों को जरूरत होगी, हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन रेमडेसिविर को लेकर जो आप तर्क दे रहे हैं सर, हो सकता है कि आपका तर्क सही हो, लेकिन ये पीछा छुड़ाने वाली बातें लगती हैं। क्या सरकार सामने आकर ये बात कहेगी? क्या ये सरकार बात आकर कहेगी? डॉक्टर हर्षवर्धन आके ये बात कहेंगे? सरकार नहीं बोला, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बात कहेंगे? सरकार ने ही बोला है, सरकार ने ही बोला है। गवर्नमेंट का ही आज का ये स्टेटमेंट है। आप कहो तो मेरे ट्वीट्स को अभी आप ऑन एयर चला दो, मैंने ट्वीट किया है, पूरा उस पे लिखा हुआ है। WHO की रिकमेंडेशन है, कहीं भी पूरे विश्व में इसको लाइफ सेविंग नहीं माना गया है। ये सपोर्टिंग है, रेयर टू रेयर है और हॉस्पिटल में ही इसको लगवाना है। कर रहे हैं उसके बाद सर मनोज यादव जी। देखिए मोहित जी, मैं बिल्कुल पहले का आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात तो मेरी ये बनती है एज ए विपक्ष, एज ए उत्तर प्रदेश का नागरिक, एज ए एक ह्यूमन आप कह सकते हैं, कि जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास ताकत है, जिसको जनता ने उस जिम्मेदारी के लिए सत्ता में बैठाया है, तो उनसे सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए और अगर कमियां हैं तो निश्चित तौर पे बताना चाहिए। अगर हमारे ये काबिल साथी कहते हैं कि 170, 168, 175, 178 मौतें पर डे अगर हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बहुत कम होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपकी सोच हो सकती है। मैं तो ये कहूंगा कि एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए और इलाज अगर सबको मिल जाए,
आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए। जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसको मैं दावे से कह रहा हूं कि मीडिया में विज्ञापन के रूप में चलना चाहिए, जो सरकारी गाइडलाइन बनाई गई है, जिससे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा ठीक है सर, ठीक है, डॉक्टर्स को ज्यादा से चल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बात और लेकिन एक बात हम थोड़ा समझने की कोशिश कोशिश करें, करें, ये कहना है जी एक बात हम थोड़ा समझने की कोशिश करें खेमचंद शर्मा जी, कि आखिरकार नौबत ऐसी क्यों आई कि हाईकोर्ट के जो उसका आदेश था उन्हें भी चैलेंज कर दिया आपने कह दिया कि इन 5 जिलों में हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जरूर उनके आदेश पर रोक लग गई, लेकिन क्यों आखिरकार? क्या आप मजबूत थे? उन 5 जिलों में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, आप स्ट्रांग हैं? आपको नहीं लगता कि खासतौर पर उन 5 जगहों पर हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं? खेमचंद शर्मा जी, वैसे तो हम ये नहीं चाहते थे कि आज इस समय। खेमचंद शर्मा जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? शर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मनोज यादव जी, मैं रुख आपका फिर से करता हूं। विपक्ष के रूप में आप हैं, सरकार में आपने रहे लगातार, तमाम तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी, आपका क्या लगता है कि आपका क्या तर्क है कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए उत्तर प्रदेश में आज के हालातों को देखकर, खासतौर पर उन 5 जिलों में जिनको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, आदेश दिया? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और पूरा विश्व के हिसाब से मैं बात करूंगा। जैसे दूसरी वेव आई जिन जिन राज्यों में या देशों में, वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन जैसा लगभग वातावरण उन्होंने डेवलप किया। वहां के नागरिक जो थे वो सजग हो गए, समझदार हो गए। मैं लखनऊ के लोगों की बात करूंगा, लखनऊ का जो व्यापारी तबका है, मोहित जी, मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद दूंगा। सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, उन्होंने स्वतः अपनी दुकानें बंद कर दी। हफ्ते भर के लिए व्यापारियों ने सारी मार्केट बंद कर दी लखनऊ में, और आज बहुत गिनी चुनी मार्केटें खुल रही लखनऊ के अंदर। सरकार की तरफ से कोई लॉकडाउन नहीं। इसका मतलब जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हमें बंदी करनी है, हमें इस चैन को तोड़ना है किसी तरह। तो सरकार को इनिशियल चीजें जो है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग का काम चलने देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे मजदूरों को काम मिलता रहेगा। उन्हीं के लिए तो सोचना है। क्या मोहित जी के लिए 10 दिन अगर खाना नहीं लॉकडाउन हो जाए तो मोहित चौधरी के लिए प्रॉब्लम थोड़ी नहीं खाने की, मनोज यादव के लिए थोड़ी नहीं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है उनके लिए प्रॉब्लम। तो ऐसे सेगमेंट को रखा जाए, ओपन रखा जाए, बाकी चीजों को बंद किया जाए, काम को रन रखते हुए, जिससे कि इस चैन को तोड़ा जा सके। और जो सजग नागरिक है, जो समझदार है, मना न किया जाए। बाकी जो लोग नहीं बात को समझ रहे हैं, जो चीजें नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाए, जिससे कि जनता की रोजी रोटी भी चल सके और लोगों को बचाया भी जा सके। क्योंकि ये आम 2018 में 2.25 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मरे थे, तब संसाधन नहीं थे इलाज के। आज इलाज के संसाधन हैं, और आपको बताऊं जितनी जांचें हो रही हैं और जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इससे 5 गुना लोग बीमार हैं जिनका इलाज नहीं, जिन्होंने जांचें नहीं कराई है। और वो घर में क्योंकि जो स्वास्थ्य से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कह रहे हैं, वो यही दावा कर रहे हैं बार बार कि लोगों की टेस्ट जो है, उन्होंने सीधा कहा है कि टेस्ट सही तरीके से नहीं हो रहा है, कम लोगों का टेस्ट हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमें सीधा उसका रुख करना होगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में चंडीगढ़ में अब जो पाबंदियां हैं और ज्यादा सख्ती के साथ अमल में लाने की बात कही जा रही है और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। इस हफ्ते भी वीकेंड लॉकडाउन की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर चंडीगढ़ से, आपको बता दें कि बीते अगर सप्ताह की हम बात करें तो तब भी वीकेंड लॉकडाउन था, नाइट कर्फ्यू पहले से जारी है और अब एक बार फिर से वीकेंड लॉकडाउन की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर चंडीगढ़ से, आपकी टीवी स्क्रीन पर रोजाना रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, इस हफ्ते भी वीकेंड लॉकडाउन चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। ये नए निर्देश जारी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर चंडीगढ़ से। तो फिर से चर्चा का रुख करते हैं, हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए। हेमंत शर्मा जी, सरकार की क्या रणनीति है, सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? क्योंकि इलाहाबाद के जो उन्होंने बात कही, आदेश उन्होंने दिए, उस पर तो अब रोक लग चुकी है। लॉकडाउन को लेकर आप पहले से ही तर्क दे चुके हैं कि हमें नहीं लगाना है, आगे की रणनीति क्या? खेमचंद शर्मा जी, देखिए, लॉकडाउन हाई कोर्ट ने प्रपोज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन नहीं होगा।
स्ट्रेटजिकल होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। और हमारे पीएम साहब ने जैसे बोला, केंद्र सरकार ने इस समय पूरा अधिकार स्टेट्स को दिया हुआ है, और वो स्टेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो नॉन भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स है उनको भी दिया हुआ है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर रहा है और माइक्रो कंटेनमेंट बनाए जा रहे हैं। तो माइक्रो कंटेनमेंट बनाए जा रहे हैं, उसका फायदा भी हो रहा है, क्योंकि हम पूरे एरिया को ब्लॉक कर दें उससे ज्यादा लोगों को नुकसान होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। माइक्रो कंटेनमेंट का फायदा ये होता है कि लोग घर से निकलते भी नहीं है, वायरस भी नहीं फैलाते, और अननेसेसरी जो लोग सही हैं, जो अपना काम कर सकते हैं, उनको नुकसान भी नहीं होता। जरूरत पड़ने पे लॉकडाउन होगा, जरूर होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड्स की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि के लिए रात दिन काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी उपलब्धि कराई जाएगी। वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है और तेजी लाई जाएगी। और योगी जी ने अपने सभी एडमिनिस्ट्रेशन को ये निर्देश दिया है कि आपको सबका साथ देना है, सबके लिए काम करना है, किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं देखना। आपको जनता का कोई भी व्यक्ति आए, कहीं से भी आए, आपको सहयोग करना है। और जो माइग्रेंट्स दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, उनके खाने की, उनके पीने की, उनके घर पलायन को लेकर भी आऊंगा मैं, हिंदू शर्मा जी, पलायन को लेकर भी आऊंगा। सवाल इसलिए उठते हैं ना कि लखनऊ में लंबी कतारें अस्पतालों के बाहर, शमशान घाटों के बाहर है, और साथ में वहीं पर वो देखते हैं कि वीवीआईपी जो लोग हैं उनके लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। सवाल तब उठते हैं सर, सहयोग तब कहां जाता है जनता के प्रति, उन लोगों के प्रति जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो गरीब तबके के लोग आते हैं, उनके प्रति सर। मित्र, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं कि हम नेगेटिव चीज को ज्यादा फोकस ना करें। 1.5 लाख से ज्यादा लोग कल रिकवर हुए। नहीं, नेगेटिव सर, नेगेटिव वाली बात नहीं है। लोगों में डर पैदा करने का काम सर हमारा भी नहीं है। हमारा भी सर लोगों में डर पैदा करने का काम नहीं है। मनोज यादव जी की आपने बात सुनी हुई, वो भी एक बात कह रहे हैं कि उनके पास भी लोगों के फोन आ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है फोन नहीं, फोन आपके पास भी आ रहे होंगे। लोग ये कह रहे होंगे कि एक बेड कहीं पर दिलवा दीजिए, लोग कह रहे होंगे कि हमें एक इंजेक्शन कहीं पर दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कहीं दिलवा दीजिए। आपके पास भी आ रहे होंगे सर। हमारा लोगों में डर न फैलाने का कोशिश नहीं है। देखिए, लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पैनिक में आ रहे हैं। पैनिक में, जैसा मैंने बोला कि रेमडेसिविर को लगवाना कंपलसरी नहीं, ऑक्सीजन सर, ठीक है, लेकिन हमको जब हमारा कोई प्रियजन बीमार हो जाता है तो हम भी पैनिक में आ जाते हैं, और हमको भी लगता है कि हम इंजेक्शन मिल जाए, लगवा लें तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो पैनिक और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी इस इंजेक्शन के पीछे लोग भाग रहे हैं। बेड की मैं समझता हूं कि कुछ जगह समस्या है, बेडों को तेजी से इंक्रीज किया जा रहा है, और इसीलिए जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है, टेम्परेरी आइसोलेशन सेंटर है, उनको तेजी से सेटअप किया जा रहा है, और ये मेक श्योर किया जा रहा है हमारे किसी भी भाई बहन को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। दूसरा, हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो सप्लाई फैक्टर है, जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं या हमारे पास सपोर्ट स्टाफ है, वो तो लिमिटेड है, लेकिन आज जो डिमांड है अनफॉर्चुनेटली इस वायरस की, वो बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही हैं, उसकी कोई मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन तेजी से चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, और लोग पैनिक में ना आए। 98% लोग सही हो रहे हैं, सिर्फ 2% लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। ठीक है खिमचंद जी, चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि कम शब्दों में अपनी बात कहें। मनोज यादव जी का मैं रुख करना चाहूंगा, वो कुछ ऐड कर रहे हैं, साथ में फिर पलायन को लेकर भी चर्चा करनी है। कम शब्दों में सर जवाब क्या आप ऐड करना चाहते हैं मनोज यादव जी? मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं जी। कल मैंने मेडिकल कॉलेज के लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत जी को सुना जी। उन्होंने जो सलाह दी, आज मेरे मित्र का मेरे गांव से फोन आया, जो मेरा सहपाठी था, उसने बताया कि उस डर गया था, उसने कहा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो, मैं पा रहा हूँ। तो मैंने डॉक्टर सूर्यकांत जी की सलाह उसको तुरंत दी, और वो ये सलाह थी कि जिस सांस लेने में दिक्कत हो, ऑक्सीजन लेवल गिर जाए, उसको पेट के बल तुरंत बिलीव करिए। जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 पहुंच गया था, पेट के बल लेटने से उसने तुरंत जब दोबारा नापा 4 मिनट बाद, तो उसका ऑक्सीजन लेवल 95 हो। मैंने इस उदाहरण को इसलिए दिया, किसी टीवी चैनल पे ये बात नहीं चल रही है। जो उपाय ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के वो चैनल के माध्यम से तमाम सारे न्यूज चैनल या जो और भी चैनल्स हैं, चाहे वो पिक्चर के हो, नाटक के हो, सब पे ये विज्ञापन आने चाहिए कि पैनिक कैसे ना हो, जनता जैसे वो पेशेंट है वो किस तरीके से काम करे,
क्या क्या सुझाव हो सकते हैं सरकार के द्वारा, कौन सी दवाई एटेंडम में उनके दोनों, अगर अस्पताल हम नहीं मुहैया करा पा रहे, बेड नहीं मुहैया करा पा रहे, तो उन सारी चीजों को एज ए विज्ञापन सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। वो चीजें नहीं हो रही हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम है। जब मेरे सलाह देने से 5 बढ़ गया उसका ऑक्सीजन का लेवल, और तो अगर ये सरकार बात बोलेगी, बड़ा नेता बात बोलेगा या बड़े स्वास्थ्य मंत्री बात बोलेंगे इस तरह की, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ नहीं, मिलेगा। यकीनन आप जिस डॉक्टर की बात करें सूर्यकांत जी, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वो यकीनन उनको लेकर उन्होंने जो बात कही है, यकीनन वो इसको लेकर कुछ ना कुछ ठोस उसको लेकर बात होगी, लेकिन सरकार इसको लेकर जरूर कुछ निकालेगी, वो देखेंगे। लेकिन शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, समझने की कोशिश ये करूंगा कि जो पलायन की स्थिति अब देश में है, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, उसको लेकर मैं रुख करना चाहूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू हो चुका है, क्या कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें,
प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा।
अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं
और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन आपने सुना। आपको बता दें कि दूसरे लॉकडाउन की वो नहीं चाहते कि दूसरी बार लॉकडाउन लगे। देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर सभी लोगों से यह निवेदन किया है, अपील की है कि सावधानी बरतें और हालात ऐसे पैदा ना हो कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़े। इसके लिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।